मुझे पता है, नवम विपत्ति लोक का एक मामूली सा बूढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शार्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिर्फ शेख ही नहीं बघार रहा था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 26वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके कई वर्षों तक लगन से साधना करने के बाद इसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। भले ही वह इस समय बूढ़े मगरमच्छ स्वर्ण मगर को नहीं हरा सकता था, वह कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही सकता था। अगर वह अपने मालिक के स्वर्ण नाग अवतार के साथ मिल जाए तो वह उस बूढ़े मगरमच्छ को मार भी सकता है। प्रबंधक शालिनी, मैं जा रहा हूं, शार्दुल ने शालिनी से कहा और एक चमक के साथ वह रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से जुड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में प्रवेश कर गया। शार्दुल को जाते देख शालिनी ने भी स्थानांतरण व्यूह के केंद्र से निकलने और खजाना विभाग लौटने की योजना बनाई। वह खजाना विभाग से कई दिनों से दूर थी और उसे लगा कि अभी भी बहुत सी चीजें उसे संभालने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने स्थानांतरण व्यूह के केंद्र के एक कोने से एक छोटी सी आकृति को बाहर झांकते हुए कुछ अध्ययन करते हुए देखा। छोटी वान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने उस छोटी सी आकृति के पास जाकर पूछा। शालिनी की पुकार सुनकर वान्या चौंक गई। मौसी शालिनी, ये आप हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया। शालिनी को पहचानने पर वान्या ने अपनी छाती थपथपाई और राहत की सांस ली। शालिनी आमतौर पर उस पर बहुत प्यार लुटाती थी, इसलिए वह उससे नहीं डरती थी। अपने पिता विराट की सभी पत्नियों में वह अपनी मां यामिनी से सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि जब भी वह कोई शरारत करती थी, यामिनी उसे अनुशासित करने में सबसे कठोर होती थी। छोटी वान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वान्या के दोषी चेहरे को देखकर शालिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, शक करते हुए पूछा। ये छोटी लड़की कुछ अच्छा करते हुए नहीं लग रही थी। ओह, मैं यहाँ पिता द्वारा स्थापित व्यूह का अध्ययन कर रही हूँ। पिता ने हाल ही में मुझे कुछ नए ताबीज व्यूह सिखाए हैं और उनका अधिक अध्ययन करके मैं उनके बारे में गहरी समझ हासिल कर सकती हूँ। शालिनी का सवाल सुनकर वान्या की आंखें इधर उधर घूमी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह वास्तव में विराट द्वारा स्थापित किए गए व्यूह का अध्ययन कर रही थी, लेकिन उन्हें सीखने के लिए नहीं, जैसा कि उसने दावा किया था। यह देखकर कि स्थानांतरण केंद्र में कई नए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह जोड़े गए हैं, उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, इन व्यूहों के माध्यम से दूसरी तरफ छिपकर जाने का और यह देखने का कि वहां क्या नई और दिलचस्प चीजें हैं। हालांकि इन नए स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों का स्पष्ट रूप से बार बार उपयोग नहीं किया जाता था। यह अनुमान था कि वर्तमान में केवल उसके पिता विराट ही उनका उपयोग कर रहे थे। अगर वह छिपकर अंदर जाती तो निशान छूट जाते, और अगर विराट बाद में जांच करता तो वह आसानी से उसे पकड़ सकता था। वह जिस चीज का अध्ययन कर रही थी, वह अपने पिता विराट को धोखा देने का तरीका खोजने की कोशिश करना था। इससे वह बिना विराट को इसके इस्तेमाल के किसी निशान का पता चले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के दूसरी तरफ खेलने के लिए जा सके। इस तरह की बात उसके लिए बेहद मुश्किल है। उसके सभी कौशल विराट द्वारा सिखाए गए थे और वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता विराट की ताबीज व्यूह पर कितनी अच्छी पकड़ है। अपने पिता विराट को धोखा देने का तरीका खोजना कोई आसान काम नहीं था। छोटी वान्या, कुछ भी लापरवाही मत करना। ये स्थानिक स्थानांतरण व्यूह बहुत खतरनाक जगहों से जुड़ते हैं। अगर तुमने वहां छिपकर जाने की हिम्मत की तो सावधान रहना, अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। शालिनी ने वान्या को चेतावनी दी। उसने वान्या को बड़ा होते देखा था। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि यह छोटी लड़की किस तरह की इंसान है। जिस पल छोटी लड़की की आंखें चमक उठीं, वह जान गई कि वह क्या योजना बना रही है। मौसी शालिनी, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। छोटी वान्या बहुत समझदार है। शालिनी की बात सुनकर वान्या ने तुरंत जवाब दिया। मौसी शालिनी, कृपया पिताजी को आज जो हुआ उसके बारे में मत बताना। वान्या अपनी प्यारी बड़ी आंखें झपकाते हुए और दयनीय रूप से विनती करते हुए शालिनी के पैरों से लिपट गई। अगर शालिनी ने विराट को आज की उसकी हरकतों के बारे में बताया तो विराट उसके बहाने नहीं सुनेगा और निश्चित रूप से उसे अच्छी फटकार लगाएगा। इसलिए इस समय वान्या ने शालिनी पर अपने हमेशा कारगर रहने वाले आकर्षण का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से उसकी आकर्षक विनती और दयनीय रूप के बाद शालिनी तुरंत नरम पड़ गई। मूल रूप से शालिनी वान्या को यामिनी के पास भेजना चाहती थी ताकि यामिनी उस पर नजर रख सके और उसे इधर उधर भागने से रोक सके। शालिनी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये नए स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूह या तो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर से या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से जुड़े हुए हैं। इन स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों से जुड़े स्थानों में से कोई भी सुरक्षित नहीं था। वर्तमान में केवल विराट का स्वर्ण नाग अवतार ही इन नए स्थापित स्थानिक स्थानांतरण व्यूहों का उपयोग कर रहा है। उनका उपयोग करने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार आमतौर पर शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को बंद कर देता है ताकि कोई गलती से प्रवेश न कर सके। यहां तक कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी पूर्वी सागर या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। तो इस छोटी लड़की वान्या की तो बात ही छोड़िए, छोटी लड़की की सुरक्षा के लिए वह बिल्कुल भी इस मामले को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकती। हालांकि यह विचार करते हुए कि वान्या पर यामिनी का अनुशासन बेहद सख्त है, अगर यामिनी को इस बारे में पता चला तो वान्या को निश्चित रूप से मार पड़ेगी। शालिनी पहले से ही वान्या पर बहुत प्यार लुटाती है और अब वान्या को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर वह उसे यामिनी के पास भेजने और उसे यामिनी की सजा भुगतने देने का मन कैसे बना सकती है। छोटी वान्या, कुछ समय के लिए तुम मौसी शालिनी के पास रहोगी और खजाना विभाग के मामलों में मेरी मदद करोगी। शालिनी ने कुछ पल के लिए सोचा और आखिरकार एक ऐसा समाधान निकाला जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। वान्या पर नजर रखना ताकि वह इधर उधर न भागे और यामिनी की सजा से बचा जा सके। ओह ठीक है। शालिनी की बात सुनकर वान्या अनिच्छा से ही सहमत हो पाई। अगर वह सहमत नहीं होती और शालिनी उसे उसकी मां यामिनी के पास वापस भेज देती या उसके पिता विराट को इसके बारे में बता देती तो उसे जो सजा मिलती वह इतनी हल्की नहीं होती। तुरंत ही वान्या शालिनी के पीछे पीछे खजाना विभाग गई ताकि वह उसके मामलों में शालिनी की मदद कर सके। तलवार संप्रदाय गुरु प्रमुख भवन। रात होने के बाद यामिनी अपना काम खत्म करके अपने निवास पर लौट आई। वहां पहुंचने पर उसने भवन के अंदर और बाहर तलाशी ली, लेकिन उसे वान्या नहीं मिली। क्या छोटी वान्या आज लौटी है? यामिनी ने एक दासी से पूछा। जब से वान्या नीलिमा और माया के साथ चुपके से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप भाग गई थी, यामिनी ने वान्या को काफी समय तक अपने पास ही रखा था, उसे एक पल के लिए भी नहीं जाने दिया था। हाल ही में यह देखकर कि वान्या बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गई है, उसने उसकी आजादी को उतनी सख्ती से प्रतिबंधित नहीं किया था। हालांकि यामिनी वान्या पर पहले जितनी कड़ी नजर नहीं रख रही थी, लेकिन उसने फिर भी यह शर्त रखी थी कि वान्या को हर रात उसे रिपोर्ट करने के लिए घर लौटना होगा, और इस दौरान वान्या ने उसके निर्देशों का पालन भी किया था और हर रात घर लौट आती थी। आज जब वह वापस आई तो उसे अचानक वान्या नहीं मिली, जिससे यामिनी थोड़ी बेचैन हो गई। क्या यह छोटी लड़की फिर से कहीं भाग गई थी और किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी?
वान्या पर उसके सख्त अनुशासन के बावजूद कोई भी मां से ज्यादा वान्या की सुरक्षा की परवाह नहीं करता था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह वान्या की इतनी परवाह करती थी और लड़की के स्वभाव को इतनी अच्छी तरह जानती थी कि वह इतनी सख्त थी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी लड़की अनियंत्रित हो जाए और इधर उधर भागकर मुसीबत खड़ी कर दे। अगर वान्या को कुछ हो जाता तो उसे सच में नहीं पता था कि वह क्या करेगी। नहीं, मालकिन आज पूरे दिन नहीं लौटी हैं, यामिनी का प्रश्न सुनकर दासी ने उत्तर दिया। यह सुनकर यामिनी और भी घबरा गई। उसने जल्दी से अपना संचार ताबीज निकाला और वान्या से संपर्क किया। सौभाग्य से संपर्क जल्दी स्थापित हो गया, जिससे यामिनी को थोड़ी राहत मिली। छोटी वान्या, तुम कहां हो? यामिनी ने बेसब्री से पूछा। इस छोटी लड़की ने उसके निर्देशानुसार शाम को उसे वापस रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। लगता है यह छोटी शैतान फिर से थोड़ी ढीठ हो रही है। अगर वह किसी और दुनिया में खेलने गई है और समय पर वापस नहीं आ पाई है तो वह निश्चित रूप से उसे अच्छी फटकार लगाएगी। मां, मैं मौसी शालिनी के साथ हूं। संचार टोकन के माध्यम से वान्या की आवाज आई। यह सुनकर यामिनी तुरंत शालिनी के निवास की ओर दौड़ पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसे वास्तव में वहां वान्या मिल गई। यह देखकर यामिनी ने तुरंत राहत की सांस ली। जब तक वान्या शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर कहीं नहीं गई थी, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप के भीतर वान्या चाहे कहीं भी जाए, उसे कोई खतरा नहीं होगा। मां, मैं बस वापस जाने ही वाली थी और आप पहले ही आ गई। यामिनी को आते देख वान्या तुरंत दौड़कर आई, मधुर भाव से उसकी ओर देखने लगी। वान्या के अविश्वसनीय रूप से आज्ञाकारी व्यवहार को देखकर यामिनी उसे कुछ संदेह के साथ देखने से खुद को नहीं रोक पाई। यामिनी अपनी बेटी की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जब छोटी लड़की ऐसा व्यवहार करती थी तो इसका मतलब आमतौर पर यही होता था कि उसने कुछ गलत किया है और उसे पकड़े जाने का डर है। बहन शालिनी, क्या यह छोटी लड़की आज सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रही है? यामिनी ने शालिनी से पूछा। यह सुनकर वान्या का दिल बैठ गया। अगर मौसी शालिनी ने उसकी मां को स्थानांतरण व्यूह के केंद्र में उसकी हरकतों के बारे में बताया तो उसे निश्चित रूप से मार पड़ेगी। उसकी मां यामिनी को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। इसके अलावा उसके मनाने के सामान्य तरीके यामिनी पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, छोटी वान्या सच में आज पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमती रही है। यामिनी का प्रश्न सुनकर शालिनी केवल टाल मटोल भरा उत्तर ही दे पाई। आखिरकार उसने वान्या से वादा किया था कि वह यामिनी को आज जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बताएगी। शालिनी की बातें सुनकर यामिनी को अभी भी कुछ संदेह था, लेकिन उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यह छोटी लड़की काफी शरारती है, यह वास्तव में आपको परेशान कर रही है बहन शालिनी, यामिनी ने क्षमा प्रार्थी लहजे में कहा। बहन यामिनी, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। छोटी वान्या ने आज खजाना विभाग में काफी कुछ करने में मेरी मदद की। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे छोटी वान्या का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शालिनी ने जल्दी से जवाब दिया। औपचारिक बातचीत के बाद यामिनी ने शालिनी से विदा लेते हुए कहा, काफी देर हो रही है, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। अपना ख्याल रखना बहन यामिनी। शालिनी खड़ी हुई और यामिनी और वान्या को दरवाजे तक छोड़ने गई। भले ही वे दोनों विराट की पत्नी के पद के लिए गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करती थीं, लेकिन कम से कम सतह पर उनके रिश्ते सामंजस्यपूर्ण बने रहे। आखिरकार यदि वे लगातार एक दूसरे को निशाना बनाती और उनके रिश्ते खराब हो जाते तो क्या इससे विराट की हंसी नहीं उड़ती? वे गुप्त रूप से चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा करें, बाहरी लोगों के सामने विराट का सम्मान और गरिमा बनाए रखना कुछ ऐसा था जिस पर वे सभी मौन रूप से सहमत थे। विशेष रूप से वान्या के सामने वे सार्वजनिक रूप से कभी भी प्रतिस्पर्धा या लड़ाई नहीं करेंगे। इसके अलावा वे केवल ईर्ष्यालु होंगे और विराट का ध्यान खींचने के लिए होड़ करेंगे और उनसे असंबंधित मामलों में शायद ही कभी एक दूसरे को निशाना बनाएंगे। इसलिए बाहरी लोगों के लिए विराट के महल की महिलाएं सभी सामंजस्यपूर्ण लग रही थीं और उनके रिश्ते बहुत शांतिपूर्ण थे। केवल विराट ही जानता था कि ये महिलाएं उसका ध्यान खींचने के लिए कितनी भयंकर प्रतिस्पर्धा करती थीं। शालिनी ने यामिनी और वान्या की जाती हुई आकृतियों को देखा और मन ही मन आह भरी। छोटी वान्या, मौसी शालिनी को दोष मत देना। बात बस इतनी है कि वे नए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह बहुत खतरनाक जगहों से जुड़ते हैं। अगर तुम लापरवाही से इधर उधर भागती तो कुछ बुरा हो सकता था। हालांकि उसने वान्या से वादा किया था कि वह यामिनी को आज जो हुआ उसके बारे में नहीं बताएगी। आज की उसकी हरकतों को यामिनी के लिए एक इशारा माना जा सकता था। यामिनी की तेज बुद्धि के साथ वह स्वाभाविक रूप से इन कार्यों और वान्या की असामान्य प्रतिक्रिया से कुछ गड़बड़ महसूस करने में सक्षम थी। आज घर लौटने के बाद वह वान्या पर कड़ी नजर रखेगी और उसे इधर उधर भागने से रोकेगी। निश्चित रूप से वापस लौटने पर यामिनी ने वान्या को एक बार फिर अपने पास कैद कर लिया। उसे एक पल के लिए भी जाने नहीं दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वान्या ने क्या किया था। आज लड़की के असामान्य व्यवहार से वह जानती थी कि छोटी लड़की निश्चित रूप से उससे कुछ छिपा रही है। चूंकि छोटी लड़की कुछ नहीं बताएगी, उसने आगे जांच करने की जहमत नहीं उठाई। जब तक उसे उसके पास से जाने नहीं दिया जाता, भले ही छोटी लड़की परेशानी पैदा करना चाहे, वह उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर। विराट का स्वर्ण नाग अवतार पुतला ताबीज से बदली हुई शालिनी को लेकर गगन पलायन नौका पर धीरे धीरे समुद्र के पार उड़ गया। उसने नौका की गति को उसके अधिकतम स्तर तक नहीं धकेला। आधे दिन तक उड़ने के बाद एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। स्वर्ण मगर, तुमने वास्तव में पीछा करने की हिम्मत की। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसका रास्ता रोक रही आकृति को देखा और उपहास किया। उसने गगन पलायन नौका को उसकी अधिकतम गति तक नहीं धकेला था। इसका कारण स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को अपने पास लालच देना था। हे, मैं पीछा करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उपहास किया। लड़के, यह मत सोचना कि तुम मुझे अपने झूठे रहस्य से मूर्ख बना सकते हो। मैं लंबे समय से तुम्हारी तलाश कर रहा हूं। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी सागर में तुम्हारे ठिकाने की तलाश करने के लिए स्वर्ण मगर द्वीप की सभी सेनाओं को जुटाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। लेकिन वास्तव में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत सच में खराब नहीं है। हे, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी अच्छी किस्मत है या सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती जो तुम्हें खुद चलकर मेरे दरवाजे तक ले आई। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शांति से कहा। लड़के, मुझे कहना होगा, तुम्हारी चालबाजी करने की क्षमता वास्तव में काफी प्रभावशाली है। यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार इतनी शांति से काम ले रहा था कि वह खुद भी थोड़ी बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास इतना निडर होने के लिए सच में कोई बैकिंग है? हालांकि इस बात पर विचार करते हुए कि वह स्वयं एक शक्तिशाली नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था और उसने हाल ही में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र जीता था। भले ही इस लड़के के पास शक्तिशाली तरीके हों, वह उसे कोई धमकी नहीं दे सकता था। यह लड़का केवल अपने साहस को बढ़ाने के लिए एक दिखावा कर रहा था। यह सोचकर
स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। चाहे यह कोई दिखावा हो या नहीं, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह सुनकर उपहास किया। हे, तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी क्या कीमत है और क्या तुम्हारी क्षमताएं वास्तव में उतनी ही महान हैं जितना तुम शेखी बघाड़ते हो। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उपहास किया। यह कहते हुए उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के साथ और शब्द बर्बाद नहीं किए और सीधे अपना हाथ बढ़ाया। आसमान को ढंकने वाला एक हाथ अचानक प्रकट हुआ जो विराट के स्वर्ण नाग अवतार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ खोला जिसमें बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग दिखाई दिया। उसने लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया। आसमान को ढंकने वाले विशाल हाथ पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं जिससे तुरंत एक गगनभेदी गर्जना हुई। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के बगल में पुतला ताबीज वाली शालिनी को सीधे धूल में मिला दिया। अगर शालिनी को शार्दुल द्वारा नहीं ले जाया गया होता और वह विराट के साथ ही रहती तो उसका भाग्य भी संभवतः पुतले ताबीज से बेहतर नहीं होता। इस स्तर की लड़ाई के झटके भी शालिनी की सहने की क्षमता से कहीं अधिक थे। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के इस प्रहार को सहने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार गगन पलायन नौका के साथ सैकड़ों हजारों मील पीछे उड़ गया। हम्फ! विराट का स्वर्ण नाग अवतार कराह उठा। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून बह रहा था। उसकी आंखों में सदमे का भाव था। यह बूढ़ा कमीना क्या दुर्जय ताकत है। भले ही उसके स्वर्ण नाग अवतार ने दिव्य नाग के 9 रूप के चतुर्थ रूप के तीसरे स्तर को तोड़ दिया था जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, फिर भी वह उसके मुकाबले में कहीं नहीं था। दोनों नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ थे, लेकिन इस बूढ़े कमीने की ताकत पंचमकर संप्रदाय के प्रमुख से कहीं अधिक थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी भी इस स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। यह देखकर कि विराट के स्वर्ण नाग अवतार को उसके हथेली के प्रहार को सहने के बाद केवल मामूली चोटें आई थीं, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की निगाहें पैनी हो गईं। हालांकि उसने उस हथेली के प्रहार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी एक अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए इसे सहना मुश्किल होगा। लेकिन इस लड़के ने उसके हथेली के प्रहार का सीधा सामना किया था और उसे केवल मामूली चोटें ही आई थीं। इस लड़के की ताकत वाकई आश्चर्यजनक थी। यह पहली बार था जब उसने इतना शक्तिशाली चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा देखा था। यह आगे साबित करता है कि उस प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया अवसर वास्तव में कितना शक्तिशाली था, जिसने केवल एक चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा को इतनी दुर्जेय ताकत रखने में सक्षम बनाया। यह सोचकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का दिल और भी अधिक जल उठा। लड़के, अगर बस यही तुम्हारी ताकत है तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने दूरी से विराट को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। तुरंत ही उसने एक और हथेली का प्रहार किया जिसका लक्ष्य विराट का स्वर्ण नाग अवतार था। यह देखकर विराट ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के साथ अपना सीधा टकराव जारी न रखने का विकल्प चुना। अपने हाथ की लहर के साथ एक नवम विपत्ति लोक पुतला उसके सामने प्रकट हुआ। विराट का स्वर्ण नाग अवतार इस नवम विपत्ति लोक पुतले को नियंत्रित करते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के आने वाले हथेली के प्रहार पर मुक्का मारता है। बूम! दो भयानक ताकतें टकराईं जिससे अवशिष्ट ऊर्जा का आश्चर्यजनक विस्फोट हुआ। लड़ाई के आश्चर्यजनक झटके चारों दिशाओं में फैल गए जिससे समुद्र पर करोड़ों फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। टकराव से स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और नवम विपत्ति लोक पुतले दोनों को हजारों मील पीछे उड़ना पड़ा। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने नवम विपत्ति लोक पुतले को घूर कर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से सदमे से भरा हुआ था। तुम्हारे 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 पास वास्तव में इस स्तर का पुतला है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अविश्वास में कहा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखते हुए। चूंकि विराट ने इस नवम विपत्ति लोक पुतले को बनाते समय काले मकर सिर वाले मजबूत आदमी का रूप बदल दिया था, इसलिए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने तुरंत यह नहीं पहचाना कि यह पंचमकर संप्रदाय के नेता की लाश से बना था। उसे अभी भी नहीं पता था कि पूरा पंचमकर संप्रदाय विराट द्वारा मिटा दिया गया था। वह केवल यह जानता था कि द्वितीय मकर मर चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रथम मकर को भी विराट ने मार दिया था। विराट के सामने खड़े नवम विपत्ति लोक पुतले को देखते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने मान लिया कि यह एक खजाना है जिसे विराट ने उस प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई गुफा के खंडहरों से प्राप्त किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि पंचमकर संप्रदाय को इस लड़के के हाथों इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। यह पता चला कि इस लड़के के पास वास्तव में इतना आश्चर्यजनक ट्रुक का पत्ता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का उसका सामना करते समय इतना निडर और आत्मविश्वासी था। यह केवल उसका दिखावा नहीं था, उसके पास वास्तव में ऐसा समर्थन था। स्वर्ण मगर, मैंने पहले ही कहा था, तुमने इस बार रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में मेरा सामना किया और तुमने मेरा पीछा करने की हिम्मत भी की। यह कोई अच्छी किस्मत नहीं है, यह तुम्हारे दुख भुगतने का समय है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के डरे हुए भाव को देखकर उपहास किया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तुम हमेशा खजाना विभाग में ही बंद रहती हो, तुम्हारे लिए बाहर निकलकर थोड़ा आराम करना अच्छा रहेगा। शालिनी ने विराट की ओर देखते हुए दोबारा पूछा। विराट, क्या इससे सच में तुम्हारे लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं होगी? नहीं, तुम चिंता मत करो, विराट ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सामना करते समय यह लड़का इतना निडर और आत्मविश्वासी था। यह केवल उसका दिखावा नहीं था, उसके पास वास्तव में ऐसा समर्थन था। स्वर्ण मगर, मैंने पहले ही कहा था, तुमने इस बार रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में मेरा सामना किया है और तुमने मेरा पीछा करने की हिम्मत भी की। यह कोई अच्छी किस्मत नहीं है, यह तुम्हारे कष्ट सहने का समय है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के भयभीत चेहरे को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उपहास किया। लड़के, इतना अधिक गर्व मत करो। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था जब उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे केवल एक नवम विपत्ति लोक के पुतले के साथ रोक सकते हो? विराट के पास नवम विपत्ति लोक के पुतले जैसा शक्तिशाली ट्रुप का इक्का होना वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन उसकी अपनी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बीच भी उसे शीर्ष स्तर का माना जाता था। वह मुख्य मकर जैसे किसी बेकार कचरे की तरह नहीं था जिसके पास केवल साधना थी। ओह, क्या ऐसा है? तो तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, विराट ने उपहास किया। यदि इस नवम विपत्ति लोक के पुतले के पास अपने जीवन काल में केवल पंचमकर संप्रदाय प्रमुख की ताकत होती तो यह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के लिए कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन यह नवम विपत्ति लोक का पुतला उसके शोधन और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से काफी तारों की रोशनी को अवशोषित करने के बाद जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था।
इसके अलावा जब विराट ने इस नवम विपत्ति लोक के पुतले को तैयार किया था तो उसने इसके ऊर्जा स्रोत के रूप में एक अमर दिव्य स्फटिक भी जड़ा था। इस अमर दिव्य स्फटिक के ऊर्जा स्रोत के रूप में होने से पुतले के पास व्यावहारिक रूप से अटूट शक्ति थी। यहां तक कि केवल थकावट से भी यह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को मौत के घाट उतार सकता था। एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के भीतर जमा सच्चा सार एक अमर दिव्य स्फटिक में निहित ऊर्जा से कहीं कम होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अमर दिव्य स्फटिक में निहित ऊर्जा 10 करोड़ डच महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर है। एक नवम विपत्ति लोक के योद्धा के भीतर निहित सच्चा सार इतनी आश्चर्यजनक सीमा तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक इसी कारण से विराट ने पूर्वी सागर की ओर जानबूझकर उड़ने का साहस किया था, ताकि जानबूझकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को आकर्षित किया जा सके। इस नवम विपत्ति लोक के पुतले को बनाने से पहले यदि उसका सामना स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से होता तो वह जितनी दूर हो सके भाग जाता और कभी भी इतने शक्तिशाली व्यक्ति का सीधे सामना करने का साहस नहीं करता। हालांकि इस पुतले को बनाने के बाद वह अब साधारण नवम विपत्ति लोक के योद्धाओं से नहीं डरता था। इसके अलावा वह इस अवसर का उपयोग स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की पृष्ठभूमि की जांच करने और यह देखने के लिए करना चाहता था कि वह कितना मजबूत है। यदि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी लेकिन उसने उसका पीछा करने का दुस्साहस किया तो उसे इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विराट को गहराई से देखा। इस बार उसने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में 2 सुनहरे गदा हथौड़े दिखाई दिए। ये 2 सुनहरे गदा हथौड़े बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वे भी नवम विपत्ति दिव्य अस्त्रों की एक जोड़ी थी। जादुई हथियारों को निकालने के बाद स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सीधे विराट पर हमला कर दिया। यह देखकर विराट का मन विचलित हुआ और उसने नवम विपत्ति लोक के पुतले को स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का डटकर सामना करने के लिए नियंत्रित किया। धूम! जल्द ही स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और नवम विपत्ति लोक का पुतला आपस में भिड़ गए और एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। कई बार स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पुतले को दरकिनार करने और विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करने की कोशिश की। यदि वह विराट को पकड़ सकता तो पुतला बिना लड़े ही हार जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने विराट को कम आंका था। इतने शक्तिशाली तुप के इक्के के साथ विराट उसे अपने करीब कैसे आने दे सकता था। इसके अलावा विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास गगनभेदी नौका थी जो अर्धपारलौकिक स्तर पर एक उड़ने वाला जादुई हथियार था जो हमले और बचाव दोनों की अनुमति देता था। भले ही उसका नवम विपत्ति लोक का पुतला स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को नहीं हरा सकता था, वह गगनभेदी नौका का उपयोग करके आसानी से भाग सकता था। ऐसे उड़ने वाले जादुई हथियार के साथ विराट व्यावहारिक रूप से अजेय था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से बचना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। कई प्रयासों के बाद स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को एहसास हुआ कि वह सीधे विराट पर हमला करने के लिए नवम विपत्ति लोक के पुतले को दरकिनार नहीं कर सकता। उसने यह योजना छोड़ दी और केवल पुतले से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि वह इसे दरकिनार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले इसे टुकड़ों में तोड़ने का फैसला किया। एक भयंकर संकल्प के साथ स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पुतले पर अपने सुनहरे गदा के साथ हमलों की एक निरंतर झड़ी लगा दी। दुर्भाग्य से उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे अंततः पुतले द्वारा रोक दिए गए। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख तेजी से चिंतित होता गया। यह नवम विपत्ति लोक का पुतला न केवल अटूट ऊर्जा वाला प्रतीत होता था, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि इसका शक्ति स्तर उसके अपने स्तर से एक स्तर अधिक था। इस खोज ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को और भी अधिक भय से भर दिया। इस नवम विपत्ति लोक के पुतले के पीछे वास्तव में प्रेरक शक्ति क्या थी? इसका शक्ति स्तर इतना उन्नत कैसे हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि इसका ऊर्जा केंद्र पौराणिक अमर दिव्य स्फटिक हो? यह विचार उसके दिमाग में मुश्किल से आया ही था कि उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। अमर दिव्य स्फटिक, कितना अनमोल खजाना! एकमात्र नवम विपत्ति लोक के पुतले के लिए इसे ऊर्जा केंद्र के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? एक अमर दिव्य स्फटिक अनगिनत नवम विपत्ति लोक के पुतले खरीद सकता है। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कौन करेगा? लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के आश्चर्य की बात यह थी कि विराट ने वास्तव में ऐसा किया था। उसने स्वरा से प्राप्त अमर दिव्य स्फटिक को सीधे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। हरित को देने के अलावा वह उनका उपयोग केवल पुतले बनाने के लिए कर सकता था, उन्हें उनके ऊर्जा केंद्र के रूप में उपयोग कर सकता था। यदि विराट का सामना स्वरा जैसी मूर्ख से नहीं हुआ होता तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा काम करने के लिए इतना फिजूल खर्च नहीं होता। लेकिन अफसोस, उसने स्वरा जैसी मोटी आसामी से बहुत अधिक अमर दिव्य स्फटिक अर्जित किए थे, और यदि वह उनका इस तरह उपयोग नहीं करता तो उसके पास उन्हें खर्च करने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, जिसका अंततः केवल उस हरित को ही लाभ होता। क्योंकि ऐसा ही है तो क्यों न कुछ अमर दिव्य स्फटिकों का उपयोग अपने त्रुप के पत्तों को बढ़ाने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया जाए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने लंबे समय तक युद्ध को देखने के बाद मूल रूप से स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ताकत को समझ लिया था। यद्यपि उसके द्वारा बनाया गया नवम विपत्ति लोक का पुतला काफी शक्तिशाली था, लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ताकत कोई मजाक नहीं थी। यदि युद्ध इस तरह जारी रहा तो इस बूढ़े कमीने को थकाने में कितना समय लगेगा यह अज्ञात था। यह सोचकर विराट ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के साथ उलझना जारी रखने में आलस महसूस किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ 9 और पुतले उसके चारों ओर दिखाई दिए। इन पुतलों में से 4 अष्टम विपत्ति लोक के पुतले थे और 5 सप्तम विपत्ति लोक के पुतले थे। अष्टम विपत्ति लोक के 4 पुतलों में से 2 पंचमकर संप्रदाय के अष्टम विपत्ति लोक के मकर राक्षसों से तैयार किए गए थे। लाल मकर सिर वाले विशाल व्यक्ति की लाश से तैयार चरम अष्टम विपत्ति लोक के पुतले में भी विराट ने एक अमर दिव्य स्फटिक जड़ा था। लडीडीच के, इतना अधिक गर्व मत करो। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखा, एक गहरी सांस ली और एक उदास चेहरे के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे केवल एक नवम विपत्ति लोक के पुतले के साथ रोक सकते हो? विराट के पास नवम विपत्ति लोक के पुतले जैसा शक्तिशाली त्रुप का इक्का होना वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन उसकी अपनी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बीच भी उसे शीर्ष स्तर का माना जाता था। वह मुख्य मकर जैसा बेकार व्यक्ति नहीं था जिसके पास केवल साधना थी। ओह, क्या ऐसा है? तो तुम कोशिश करना जारी रख सकते हो। विराट ने यह सुनकर उपहास किया। यदि इस नवम विपत्ति लोक के पुतले के पास केवल पंचमकर संप्रदाय के पूर्व नेता की ताकत होती तो यह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के लिए कोई मुकाबला नहीं होता। हालांकि यह नवम विपत्ति लोक का पुतला उसके शोधन और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से काफी तारों की रोशनी को अवशोषित करने के बाद जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा विराट ने पुतले के निर्माण के दौरान उसमें एक अमर दिव्य स्फटिक जड़ा जो उसके ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। इसके ऊर्जा स्रोत के रूप में इस अमर दिव्य स्फटिक के साथ पुतले के पास व्यावहारिक रूप से अटूट शक्ति है।
यहां तक कि केवल थकावट के माध्यम से यह स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को थका सकता है। एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के भीतर जमा सच्चा सार एक अमर दिव्य स्फटिक में निहित ऊर्जा से कहीं कम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अमर दिव्य स्फटिक में निहित ऊर्जा 10 करोड़ महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर है। एक नवम विपत्ति लोक के योद्धा के भीतर निहित सच्चा सार इतनी आश्चर्यजनक सीमा तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक इसी तुरुप के पत्ते के कारण विराट ने जानबूझकर पूर्वी सागर की ओर उड़ान भरने का दुस्साहस किया, ताकि जानबूझकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को आकर्षित किया जा सके। इस नवम विपत्ति लोक के पुतले को बनाने से पहले यदि उसका सामना स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से होता तो वह जितनी दूर हो सके भाग जाता और कभी भी इतने शक्तिशाली व्यक्ति का सीधे सामना करने का साहस नहीं करता। हालांकि इस पुतले को बनाने के बाद वह अब साधारण नवम विपत्ति लोक के योद्धाओं से नहीं डरता था। इसके अलावा वह इस अवसर का उपयोग स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की पृष्ठभूमि की जांच करने और यह देखने के लिए करना चाहता था कि वह कितना मजबूत है। यदि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन उसने उसका पीछा करने का दुस्साहस किया, तो उसे इस अवसर का लाभ उठाकर उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने विराट को गहराई से देखा। इस बार उसने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ खोला और उसके हाथ में 2 सुनहरे गदा हथौड़े दिखाई दिए। ये 2 सुनहरे गदा हथौड़े बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वे भी नवम विपत्ति दिव्य अस्त्रों की एक जोड़ी थे। जादुई हथियारों को निकालने के बाद स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सीधे विराट पर हमला कर दिया। यह देखकर विराट का मन विचलित हुआ और उसने नवम विपत्ति लोक के पुतले को स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का डटकर सामना करने के लिए नियंत्रित किया। धूम! जल्द ही स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और नवम विपत्ति लोक का पुतला आपस में भिड़ गए और एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। कई बार स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पुतले को दरकिनार करने और विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करने की कोशिश की। यदि वह विराट को पकड़ सकता तो पुतला बिना लड़े ही हार जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने विराट को कम आंका। इतने शक्तिशाली तुरुप के इक्के के साथ विराट उसे अपने करीब कैसे आने दे सकता था। इसके अलावा विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास गगनभेदी नौका थी, जो अर्ध पारलौकिक स्तर पर एक उड़ने वाला जादुई हथियार था, जो हमले और बचाव दोनों की अनुमति देता था। भले ही उसका नवम विपत्ति लोक का पुतला स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को नहीं हरा सकता था, वह गगनभेदी नौका का उपयोग करके आसानी से भाग सकता था। ऐसे उड़ने वाले जादुई हथियार के साथ विराट व्यावहारिक रूप से अजेय था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से बचना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। कई प्रयासों के बाद स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को एहसास हुआ कि वह सीधे विराट पर हमला करने के लिए नवम विपत्ति लोक के पुतले को दरकिनार नहीं कर सकता। उसने यह योजना छोड़ दी और केवल पुतले से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि वह इसे दरकिनार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले इसे टुकड़ों में तोड़ने का फैसला किया। एक भयंकर संकल्प के साथ स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पुतले पर अपने सुनहरे गदा के साथ हमलों की एक निरंतर झड़ी लगा दी। दुर्भाग्य से उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे अंततः पुतले द्वारा रोक दिए गए। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख तेजी से चिंतित होता गया। यह नवम विपत्ति लोक का पुतला न केवल अटूट ऊर्जा वाला प्रतीत होता था, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि इसका शक्ति स्तर उसके अपने स्तर से एक स्तर अधिक था। इस खोज ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को और भी अधिक भय से भर दिया। इस नवम विपत्ति लोक के पुतले के पीछे वास्तव में प्रेरक शक्ति क्या थी? इसका शक्ति स्तर इतना उन्नत कैसे हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि इसका ऊर्जा केंद्र पौराणिक अमर दिव्य स्फटिक हो? यह विचार उसके दिमाग में मुश्किल से आया ही था कि उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। अमर दिव्य स्फटिक, कितना अनमोल खजाना! एकमात्र नवम विपत्ति लोक के पुतले के लिए इसे ऊर्जा केंद्र के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? एक अमर दिव्य स्फटिक अनगिनत नवम विपत्ति लोक के पुतले खरीद सकता है? ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कौन करेगा? लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के आश्चर्य की बात यह थी कि विराट ने वास्तव में ऐसा किया था। उसने स्वरा से प्राप्त अमर दिव्य स्फटिक को सीधे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। हरित को देने के अलावा वह उनका उपयोग केवल पुतले बनाने के लिए कर सकता था, उन्हें उनके ऊर्जा केंद्र के रूप में उपयोग कर सकता था। यदि विराट का सामना स्वरा जैसी मूर्ख से नहीं हुआ होता, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा काम करने के लिए इतना फिजूल खर्च नहीं होता। लेकिन अफसोस, उसने स्वरा जैसी मोटी आसामी से बहुत अधिक अमर दिव्य स्फटिक अर्जित किए थे, और यदि वह उनका इस तरह उपयोग नहीं करता, तो उसके पास उन्हें खर्च करने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, जिसका अंततः केवल उस हरित को ही लाभ होता। चूंकि ऐसा ही है, तो क्यों न अपने तुरुप के पत्तों को मजबूत करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अमर दिव्य स्फटिकों का उपयोग किया जाए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने लंबे समय तक युद्ध को देखने के बाद मूल रूप से स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ताकत को समझ लिया था, जबकि उसके द्वारा बनाया गया नवम विपत्ति लोक का पुतला काफी शक्तिशाली था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ताकत कोई मजाक नहीं थी। यदि युद्ध इस तरह जारी रहा, तो यह स्पष्ट नहीं था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख इस बूढ़े कमीने को थकाने में कितना समय लगेगा। यह सोचकर विराट ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के साथ बहस करना बंद करने का फैसला किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ 9 और पुतले उसके चारों ओर दिखाई दिए। इन 9 पुतलों में से 4 अष्टम विपत्ति लोक में थे और 5 सप्तम विपत्ति लोक में थे। 4 अष्टम विपत्ति लोक के पुतलों में से 2 पंचमकर संप्रदाय के अष्टम विपत्ति लोक के मकर राक्षसों से तैयार किए गए थे। विशेष रूप से विराट लाल मकर सिर वाले विशाल व्यक्ति की लाश से तैयार चरम अष्टम विपत्ति लोक के पुतले में भी शामिल था, जिसमें एक अमर दिव्य स्फटिक था। अन्य 2 अष्टम विपत्ति लोक के पुतले स्वर्ण मगर द्वीप के 2 अष्टम विपत्ति लोक के एल्डर्स का उपयोग करके बनाए गए थे। जहां तक 5 सप्तम विपत्ति लोक के पुतलों की बात है, वे सभी स्वर्ण मगर द्वीप के मगरमच्छ राक्षसों का उपयोग करके बनाए गए थे। इन पुतलों को निकालने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक विचार के साथ उन्हें नियंत्रित किया और वे सभी स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर दौड़े। पंचमकर संप्रदाय के मकर राक्षसों द्वारा तैयार किए गए पुतलों को छोड़कर, जिनकी उपस्थिति विराट ने बदल दी थी, उसने स्वर्ण मगर द्वीप के मगरमच्छ राक्षसों द्वारा तैयार किए गए पुतलों में कोई भेस या बदलाव नहीं किया। जब स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने इन 9 पुतलों को अपनी ओर आते देखा, तो वह अविश्वसनीय रूप से चौंक गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इनमें से कुछ पुतले उसके अपने स्वर्ण मगर द्वीप के एल्डर्स द्वारा बनाए गए थे, तो उसका सदमा घोर आश्चर्य, क्रोध और डरावने भय में बदल गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि नवम विपत्ति लोक का पुतला एक ऐसा खजाना है जो विराट ने प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली गुफा के खंडहरों से प्राप्त किया था। लेकिन यह देखकर कि उसके अपने स्वर्ण मगर द्वीप के एल्डर्स जो मारे गए थे, उन्हें भी विराट द्वारा पुतलों में बदल दिया गया था, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख तुरंत समझ गया कि ये पुतले बहुत संभवतः विराट द्वारा ही तैयार किए गए थे। क्या यह हो सकता है कि यह लॉर्ड डीडीएच का न केवल एक ताबीज व्यूह मास्टर है, बल्कि एक कठपुतली बनाने वाला भी है? यदि ऐसा है, तो यह लॉर्ड डीडीएच का बस स्वर्ग को चुनौती देने वाला है।
चाहे कोई ताबीज व्यूह मास्टर हो या कठपुतली बनाने वाला, इनमें से किसी एक पहचान को धारण करना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है। यदि किसी के पास दोनों हैं तो यह वास्तव में भयानक है। हालांकि इस बार स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख गलत था। विराट केवल एक ताबीज व्यूह मास्टर था, कठपुतली बनाने वाला नहीं। पुतले बनाने के उसके तरीके साधारण कठपुतली बनाने वालों के तरीकों से पूरी तरह अलग थे। साधारण कठपुतली बनाने वाले हथियार बनाने की तकनीक और तंत्र का उपयोग करके पुतले बनाते थे, सामग्री को पुतलों में परिष्कृत करते थे। लेकिन विराट ने ताबीज बनाने के तरीकों का उपयोग करके पुतले बनाए। उसके द्वारा बनाए गए पुतले मूल रूप से उन पुतलों से अलग नहीं थे जिनका उपयोग वह पुतला ताबीज बनाने के लिए करता था। वे बस उन्नत शरीर वाले पुतले थे जो उन्हें मजबूत, अधिक शक्तिशाली और क्षति के प्रति कम संवेदनशील बनाते थे। केवल ताबीज से बने पुतले बहुत नाजुक होते थे और आसानी से नष्ट हो जाते थे। हालांकि उन्हें शक्तिशाली शरीर देकर उनकी समग्र युद्ध शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। कड़ाई से बोलते हुए विराट ने जो पुतले बनाए थे वे सच्चे पुतले नहीं थे, वे अभी भी ताबीज ही थे। उसने बस उनके निर्माण में कुछ हथियार शोधन तकनीकों को शामिल किया जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए और उनकी ऊर्जा अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगी। साधारण कठपुतली बनाने वालों की तुलना में विराट के तरीके का सबसे बड़ा लाभ सामग्री की व्यापक उपलब्धता और बनाने में अधिक आसानी थी। साधारण कठपुतली बनाने वालों के लिए पुतले बनाते समय उपयोग की जाने वाली सामग्री की बहुत सख्त आवश्यकताएं होती हैं। हालांकि विराट का तरीका अलग है। वह सीधे तौर पर मारे गए योद्धाओं या राक्षसी जानवरों के पुतले ताबीज को अपने पुतलों में शामिल करता है, जिसे वह एक नया पुतला बनाने के लिए सक्रिय कर सकता है। यह साधारण कठपुतली बनाने वालों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुतले बनाने की बोझिल प्रक्रिया के विपरीत है। बेशक विराट के तरीके में एक महत्वपूर्ण खामी भी है। उसके पुतलों को लड़ने के लिए एक योद्धा द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। योद्धा के मानसिक नियंत्रण के बिना ये पुतले अपने दम पर नहीं लड़ सकते। यह योद्धा की मानसिक शक्ति की ताकत पर कुछ मांगे रखता है। इसके विपरीत साधारण कठपुतली बनाने वालों द्वारा बनाए गए पुतले अपने मालिक के युद्ध आदेशों को निष्पादित कर सकते हैं और बिना मैनुअल नियंत्रण के स्वचालित रूप से लड़ सकते हैं। इस संबंध में विराट के पुतले साधारण कठपुतली बनाने वालों द्वारा बनाए गए पुतलों से काफी अलग हैं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पहले से ही केवल एक नवम विपत्ति लोक के पुतले से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब 9 और पुतलों के युद्ध में शामिल होने के साथ उस पर दबाव नाटकीय रूप से बढ़ गया और उसने जल्द ही खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया। पुतलों के संयुक्त हमले के तहत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अपना बचाव करना शुरू कर दिया, लेकिन खुद को प्रभावी ढंग से बचाने में असमर्थ रहा। धूम लापरवाही के एक क्षण में स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पर एक अष्टम विपत्ति लोक के पुतले के एक जोरदार प्रहार से हमला किया गया। भारी प्रहार के कारण वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर ही पड़ा। उसकी हार तुरंत स्पष्ट हो गई और उसकी स्थिति जल्द ही और भी अनिश्चित हो गई। पुतलों के संयुक्त हमले के तहत स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को लगातार भारी प्रहारों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से उसने एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र पहना था, गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र, जिसे उसने रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खरीदा था। इस नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र ने उसे दुर्जेय सुरक्षा प्रदान की। यद्यपि सप्तम और अष्टम विपत्ति लोक के पुतलों ने उस पर हमला किया, लेकिन उनकी अधिकांश शक्ति उसके गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र द्वारा रोक दी गई। भले ही कुछ अवशिष्ट बल उस तक पहुंच गया हो, लेकिन उसे कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। यह देखकर कि ये पुतले उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अपनी प्रारंभिक घबराहट से जल्द ही शांत हो गया। हा विराट, भले ही तुम्हारे पास इतने शक्तिशाली पुतले हों, तुम मेरा क्या कर सकते हो? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख विजयी होकर हंसा। हालांकि वह भूल गया कि यहां आने का उसका उद्देश्य विराट को पकड़ना था, लेकिन अब वह अपने मूल उद्देश्य को पूरी तरह भूल गया था। इसके बजाय वह आत्मसंतुष्ट हो गया, क्योंकि विराट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। शक्ति के उलटफेर के कारण दोनों पक्षों के बीच की भूमिकाएं भी उलटने लगीं। शुरुआत में विराट का स्वर्ण नाग अवतार वह था जिसका शिकार किया जा रहा था, लेकिन अब विराट द्वारा इतने सारे शक्तिशाली पुतले पैदा करने के साथ स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख वह व्यक्ति बन गया था जिसका शिकार किया जा रहा था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के शब्दों को सुनकर विराट ने भौहें सिकोड़ लीं। इस आदमी ने जो गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र पहना था वह रक्षात्मक रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इतने सारे पुतलों के साथ भी उसे कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। यह एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई वस्त्र का महत्व था। एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई हथियार होने का मतलब था कि कोई युद्ध में अजेय हो सकता है। यदि दुश्मन आपको घायल भी नहीं कर सकता तो वे आपको कैसे हरा सकते हैं? यही कारण है कि रक्षात्मक जादुई हथियार अक्सर आक्रामक लोगों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख द्वारा पहना गया गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र रक्षात्मक जादुई हथियारों के नवम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के बीच भी शीर्ष श्रेणी का माना जाता था। यह रक्षात्मक क्षमता असाधारण रूप से मजबूत है। इस बार उस बूढ़े कमी ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने वास्तव में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में एक बहुत बड़ा सौदा हासिल कर लिया था। ऐसा श्रेष्ठ नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र यदि सुवर्ण भूमि महाद्वीप के पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के मुख्यालय में नीलाम किया जाता तो कहीं अधिक योद्धाओं को आकर्षित करता और संभवतः स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख द्वारा केवल 75 लाख महाविपत्ति स्फटिकों के लिए हासिल नहीं किया जाता, जबकि रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल सुवर्ण भूमि महाद्वीप मुख्यालय जितना प्रतिष्ठित नहीं है, वहां आयोजित नीलामियां अच्छे आइटम दिखाई देने पर कम प्रतिस्पर्धियों को आकर्षित करती है, जिससे कम कीमतों पर सौदेबाजी की अनुमति मिलती है। नीलामी में स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख द्वारा इस गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की खरीद निस्संदेह किस्मत का एक बड़ा झटका था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को देखकर जो गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की दुर्जेय रक्षा के लिए अजेय और अजर प्रतीत हो रहा था, विराट को अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। जैसे ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार यह सोच रहा था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से कैसे निपटा जाए, एक सफेद आकृति चमकी और उसके बगल में दिखाई दी। मालिक, मैं यहाँ हूँ। शार्दुल विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास दौड़ा, अपना प्यारा सिर विराट की जांग से रगड़ता हुआ चापलूसी भरे भाव से पुकारता हुआ। शार्दुल, क्या तुमने सुरक्षित रूप से प्रबंधक शालिनी को वापस भेज दिया? विराट ने शार्दुल के आने पर उसे देखकर पूछा। सुरक्षित रूप से? शार्दुल ने सिर हिलाया। यहां आने से पहले मैं प्रबंधक शालिनी को सीधे शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस ले गया। हम शार्दुल, बहुत बढ़िया। विराट ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। शक्ति सिंधु महाद्वीप में शालिनी की सुरक्षित वापसी के बाद ही उसने अंततः पूरी तरह से राहत महसूस की। प्रशंसा के लिए धन्यवाद मालिक, शार्दुल ने खुशी से कहा। मालिक, क्या मैं आपकी यहां कोई मदद कर सकता हूं? शार्दुल ने उम्मीद से पूछा, अपना बड़ा सिर विराट की जांग से रगड़ते हुए।
शार्दुल, क्या तुम्हारे पास उस बूढ़े कमीने स्वर्ण मगर की सुरक्षा को भेदने का कोई तरीका है? यह सुनकर विराट स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को देखने के लिए मुड़ा, जिस पर उसके द्वारा नियंत्रित पुतलों द्वारा हमला किया जा रहा था। शार्दुल भी उस दिशा में देखने लगा। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख विराट द्वारा नियंत्रित पुतलों द्वारा असहाय रूप से पीटा जा रहा था। हालांकि उसके द्वारा पहने गए अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक वस्त्र, एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के कारण पुतले उस पर हमला करने में सक्षम तो थे, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सके। यद्यपि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था, उन्होंने कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया था। मालिक, मैं एक कोशिश करूंगा। कुछ देर देखने के बाद शार्दुल ने विराट से कहा, हम सावधान रहना, यह बूढ़ा कमीना काफी मजबूत है, यहां तक कि पंचमकर संप्रदाय के उस बूढ़े कमीने से भी अधिक मजबूत है। विराट ने उसे चेतावनी दी। हाँ, मुझे पता है मालिक। यह सुनकर शार्दुल ने सिर हिलाया, फिर वह चमका और उस दिशा की ओर लपका। हम पंचम विपत्ति लोक का एकमात्र चींटा मुझे उकसाने की हिम्मत करता है, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। यह देखकर कि शार्दुल ने उस पर हमला करने की हिम्मत की है, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का चेहरा काफी काला पड़ गया। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह एक आसान लक्ष्य है? ऐरे गहरे नत्थु खैरे आकर उसे कुचलने की हिम्मत कैसे कर रहे थे? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने पुतलों के हमलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और शार्दुल पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। वैसे भी ये पुतले उसके गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे, इसलिए यदि उन्होंने उस पर कुछ और बार हमला किया भी तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर वह इस मूर्ख बाघ को मार सके तो वह अपना गुस्सा निकाल सकता था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अपना विशाल हथौड़ा उठाया और शार्दुल की ओर नीचे की ओर दे मारा। यह देखकर शार्दुल ने हमले का सामना करने के लिए अपने अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र त्रिशूल को घुमाया। यह त्रिशूल, एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे लाल मकर सिर वाले विशाल व्यक्ति को मारने के बाद दिया था। धूम, दोनों बल टकराए और शार्दुल का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हे भगवान, यह तो कुछ बात है। शार्दुल ने प्रभाव से अपने आगे के दोनों पैरों को सुन्न महसूस किया। उसने अपने हाथ में अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र त्रिशूल की ओर देखा। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के हथौड़े के प्रहार से त्रिशूल वास्तव में कई जगहों पर चटक गया था। मालिक सही था, इस बूढ़े कमीने की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी। जबकि शार्दुल हैरान था, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और भी अधिक चकित था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार का सदमा पहले से ही बहुत बड़ा था। केवल एक चतुर्थ विपत्ति योद्धा ऐसी दुर्जय युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। लेकिन अब यह पंचम विपत्ति मूर्ख बाघ भी इतना शक्तिशाली था। उसने महसूस किया कि इस मूर्ख बाघ की ताकत शायद पंचमकर संप्रदाय के नेता से कम नहीं थी। इसके अलावा शारीरिक ताकत के मामले में यह मूर्ख बाघ संभवतः और भी मजबूत था। यदि विराट के स्वर्ण नाग अवतार का अविश्वसनीय प्रदर्शन उस प्राचीन नागवंश के बिजली घर द्वारा छोड़े गए अवसर के कारण था, तो इस मूर्ख बाघ की दुर्जय युद्ध शक्ति कहां से आई? आखिर ये लोग कौन है? इस क्षण स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अंततः थोड़ा डरना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उसने सोचा था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार एक अज्ञात कनिष्ठ है, जिसने भाग्यशाली रूप से उस प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर को प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब विराट के बगल में ऐसे शक्तिशाली मूर्ख बाघ को देखकर उसने अपने पिछले विचारों को पलट दिया। एक अज्ञात कनिष्ठ के पास इतना शक्तिशाली आत्मपालतू जानवर कैसे हो सकता है? क्या यह लड़ेच का कोई महान पृष्ठभूमि वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है? जैसे ही स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख आश्चर्य से देख रहा था, उसने शार्दुल को आकाश की ओर दहाड़ते हुए देखा। एक तेज गति के साथ यह एक विशाल गगनचुंबी बाघ में बदल गया, जिसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर विशाल महासागर पर चल रहे थे। उसकी दो आंखें सूरज और चांद की तरह आकाश में लटकी हुई थीं। इस विशाल बाघ ने एक अतुलनीय रूप से भयानक जंगली आभा को बाहर निकाला। इस भयानक जंगली आभा को महसूस करते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अपनी रक्त रेखा की गहराई से, अपनी आत्मा की बहुत गहराई से एक कंपन अनैच्छिक रूप से उठता हुआ महसूस किया। उस क्षण उसकी रक्त रेखा के भीतर गहरे दबे हुए किसी चीज ने अनजाने में अधीनता की भावना को जन्म दिया। इस भयानक आभा के भारी दबाव के तहत वह कांप उठा। उसके पैर कांप रहे थे। वह अपनी पूरी ताकत का आधा हिस्सा भी लगाने में असमर्थ था। प्राचीन जंगल से प्रतीत होने वाले अपने सामने विशाल जानवर को देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया। यह मूर्ख बाघ, यह वास्तव में क्या है? यह उस पर ऐसा भयानक रक्त रेखा दबाव कैसे डाल सकता है? राक्षसी जानवरों के बीच उसकी अपनी रक्त रेखा पहले से ही काफी उल्लेखनीय थी, जो स्वर्ण मगर वंश के भीतर शुद्ध रक्त रेखाओं में से एक से संबंधित थी। उसके स्तर के एक महान राक्षस के लिए उस पर रक्त रेखा का दबाव डालना ऐसा कुछ था जो कोई साधारण राक्षसी जानवर हासिल नहीं कर सकता था। दहाड़! ठीक उसी समय जब स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पूरी तरह से भयभीत था, शार्दुल फिर से दहाड़ा। इस दहाड़ ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, जिससे पूरे देश में एक हिंसक कंपन पैदा हो गया। इस दहाड़ से स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख इतना भयभीत हो गया कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। जब वह अभी भी झटके से जूझ रहा था, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक बल ने उस पर हमला किया। शार्दुल के पंजे के नीचे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर छिटक गया। शार्दुल के रक्त रेखा के दबाव में वह प्रतिरोध भी नहीं कर सका। हालांकि यद्यपि शार्दुल ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख पर अत्यधिक दबाव डाला, जिससे उसकी ताकत आधे से भी कम हो गई, लेकिन उसका हमला अभी भी स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख द्वारा पहने गए गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति को भेद नहीं सका। यह देखकर शार्दुल असहाय महसूस करने लगा। इस गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र की रक्षात्मक शक्ति बहुत ही राक्षसी थी। यदि यह षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर जाता तो यह इस नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र की रक्षा को तोड़ने में सक्षम हो सकता था, लेकिन इसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अभी भी कम था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने खुद को स्थिर किया और दूरी में विशाल गगनचुंबी बाघ की ओर देखा। उसका दिमाग अभी भी उससे निकलने वाली भयानक आभा से घूम रहा था। इस क्षण स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने और रुकने की हिम्मत नहीं की। वह दूर चमका और भाग गया। इस भयानक बाघ के रक्त रेखा दमन के तहत उसकी ताकत पूरी तरह से दबा दी गई थी। यदि वह यहाँ रुकना जारी रखता तो उसे डर था कि वह आज वास्तव में यहाँ मारा जाएगा। यद्यपि उसे विराट के पुतलों द्वारा घेर लिया गया था और वह शक्तिहीन हो गया था, लेकिन स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अभी भी आशा की एक किरण पाले हुए था। उसने अपनी दुर्जय साधना का उपयोग करके इन पुतलों के भीतर की ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास किया था। एक बार पुतलों की ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद विराट अभी भी उसका ही होगा, लेकिन अब शार्दुल की उपस्थिति के साथ उसने अब ऐसे इरादे रखने की हिम्मत नहीं की। उसकी वर्तमान प्राथमिकता विराट के हाथों में पड़ने और यहां मरने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके भागना था। हालांकि विराट और शार्दुल उसके सुरक्षात्मक वस्त्र की सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे। कौन जानता था कि विराट ने अभी तक कौन से अन्य भयानक तरीके उजागर नहीं किए थे। आखिरकार इस लैडस्के की एक और पहचान थी, एक ताबीज व्यूह मास्टर।
अब तक उसने अपने ताबीज व्यूह मास्टर कौशल का उपयोग भी नहीं किया था। स्थिति को अपने लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल देखते हुए स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने जुआ खेलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को भागने की कोशिश करते हुए देखकर शार्दूल दहाड़ा। उसका शरीर चमका, पहले एक सामान्य बाघ के आकार में वापस आ गया, फिर एक फ्लैश में गायब हो गया, स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख का पीछा करते हुए। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भी अपने पुतलों को वापस ले लिया, गगनभेदी नौका पर सवार हो गया और स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख का पीछा किया। यद्यपि शार्दूल की ताकत की तुलना स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसने एक बार शून्य सर्प को निगल लिया था, जिससे उसे शून्य चमक रक्त रेखा कौशल विरासत में मिला था। जैसे जैसे इसकी साधना बढ़ती गई और इसकी रक्त रेखा जागृत होती गई, यह शून्य चमक कौशल और भी अधिक शक्तिशाली होता गया, यहां तक कि शून्य सर्प के मूल शून्य चमक कौशल को भी पार कर गया। शून्य चमक कौशल का उपयोग करने वाले शार्दूल की गति किसी भी तरह से गगनभेदी नौका से कमतर नहीं थी। तेजी से भागते हुए स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख के पास पहुंच गई। शार्दूल को इतनी जल्दी पकड़ते देख स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और भी भयभीत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मूर्ख बाघ इतनी तेज कैसे हो सकता है? वह एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। उसकी उड़ान की गति मात्र एक पंचम विपत्ति लोक के मूर्ख बाघ से कम कैसे हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख के लिए यह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, तथ्य उसके ठीक सामने थे और वह इससे इनकार नहीं कर सकता था। शार्दूल ने स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख को पकड़ लिया और अपने पंजों से उस पर कई बार वार किया। शार्दूल के हमले का सामना करते हुए स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख ने इसे नजरअंदाज कर दिया, केवल स्वर्णमगर द्वीप की ओर हताश होकर भागने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख आगे भागा, जबकि विराट का स्वर्णनाग अवतार और शार्दूल पीछे पीछे पीछा करते रहे। समुद्र पार एक दूसरे का पीछा करते रहे। पूर्वी सागर, एक शानदार सुनहरे नाग महल में अपने सिर पर नाग के सींगों और अपनी ठुड्डी पर 3 लंबी मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके चुपचाप साधना करते हुए क्रॉस लेग्ड बैठा था। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नाग वंश के वर्तमान कुलपति महाराज अनूप देव थे। जब महाराज अनूप देव अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे तो उन्होंने अचानक उन्हें खोल दिया। उसने ऊपर देखा, पश्चिम की ओर टकटकी लगाई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह का भाव था। अभी उसने उस दिशा से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस किया था। वह आभा प्राचीन जंगली जंगल से निकले एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी। इसका आतंक इतना महान था कि उसने अपनी रक्त रेखा की गहराई में भी एक कंपन महसूस किया। उस भयानक आभा को महसूस करते हुए महाराज अनूप देव मदद नहीं कर सके, लेकिन कुछ हद तक चकित महसूस कर रहे थे। वह एक नाग था, राक्षस जातियों में सबसे ऊंचे दर्जे की जातियों में से एक, और उसने दिव्य नाग के 9 रूपों की साधना भी की थी। अपने शरीर को एक दिव्य नाग के रूप में बदल दिया था, जिससे उसकी रक्त रेखा अतुलनीय रूप से महान हो गई थी। किस तरह का प्राणी उसकी रक्त रेखा को कांपने का कारण बन सकता है? अपने सभी वर्षों में यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसी समझ से बाहर की चीज का सामना किया था। महाराज अनूप देव ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंततः वह और शांत नहीं बैठ सके। वह खड़ा हुआ, उसकी आकृति चमकी और उसने नाग महल छोड़ दिया। उस दिशा की ओर उड़ गया जहां से आभा निकल रही थी। लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद महाराज अनूप देव ने महसूस किया कि वह भयानक आभा अचानक गायब हो गई। आभा के गायब होने को महसूस करते हुए महाराज अनूप देव की अभिव्यक्ति जम गई। क्या हुआ? यह आभा अचानक कैसे गायब हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि कोई भयानक प्राणी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से गुजर रहा हो, एक संक्षिप्त विश्राम के लिए रुक गया हो और फिर तुरंत चला गया हो? महाराज अनूप देव के चेहरे पर गहरे संदेह का भाव आ गया। आभा के गायब होने के बाद महाराज अनूप देव ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंत में वह अभी भी उसी दिशा में उड़ गए। इस बात की परवाह किए बिना कि वह आभा गायब हो गई थी या नहीं, उसे जाना था और देखना था कि क्या चल रहा है। यह देखने के लिए कि क्या हुआ था। उसे लगा कि चीजें शायद उतनी सरल नहीं हैं जितनी वह सोच रहा था, क्योंकि उस दिशा में वह युद्ध के एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकता था। यद्यपि उसका स्थान युद्ध हो रहे स्थान से बहुत दूर था, भयानक युद्ध के उतार चढ़ाव ने अभी भी उसे स्पष्ट रूप से आश्चर्यजनक हंगामा महसूस कराया। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्ष निश्चित रूप से नवम विपत्ति लोक या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे, अन्यथा साधारण योद्धाओं के बीच युद्ध संभवतः इतना बड़ा हंगामा नहीं कर सकता था। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल। जयवर्धन ने पूर्वी सागर की ओर देखा। उसके चेहरे पर घोर आश्चर्य का भाव था। अभी उसने उस दिशा से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा महसूस की थी। वह आभा प्राचीन जंगल से निकलने वाले जंगली जानवर की तरह थी, जो उत्पीड़न की अद्वितीय भावना ले जा रही थी। आखिर क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर कोई भयानक प्राणी उतरा हो? इसके अलावा उस दिशा से भी ऐसे आश्चर्यजनक युद्ध के उतार चढ़ाव आ रहे थे। आखिर कौन लड़ रहा था? उन युद्ध के उतार चढ़ाव के भयानक स्तर को देखते हुए कम से कम नवम विपत्ति लोक का कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसी शक्ति को उजागर कर सकता था। जयवर्धन ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंततः अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और उस दिशा की ओर उड़ गया। रहस्यमयी कन्या महल, एक भव्य हॉल के अंदर महल की पोशाक पहने उत्तम सुंदरता वाली एक महिला अपनी आंखें बंद करके चुपचाप साधना कर रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और पूर्व की ओर ऊपर की ओर देखा। वहां से निकलने वाली एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा ने उसके दिल को कंपा दिया। उस दिशा में देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के चेहरे पर घोर आश्चर्य और संदेह की अभिव्यक्ति दिखाई दी। आखिर क्या हो रहा था? पूर्वी सागर की दिशा से अचानक इतनी भयानक आभा कैसे निकल सकती है? इसके अलावा उस दिशा से आने वाले युद्ध के उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से नवम विपत्ति लोक के स्तर या उससे अधिक के थे। इस लड़ाई में कौन शामिल था? कुछ साल पहले वह अंधकार दानव वंश के खिलाफ अग्रिम पंक्तियों पर लड़ी थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सौभाग्य से उसकी शिष्या देवयानी पूर्वी सागर से उपचारकारी अमृत वापस लाई थी, जिससे उसकी चोटों को कुछ हद तक ठीक होने और आगे बिगड़ने से रोकने में मदद मिली। उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी ताकत पहले की तुलना में 1/10वें हिस्से से भी कम थी। यदि इन परिस्थितियों में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में और परेशानी होती है तो रहस्यमयी कन्या महल वास्तव में संकट में पड़ जाएगा। इस लड़ाई का स्थान स्पष्ट रूप से रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से दूर नहीं था। उसने सोचा कि कौन से शक्तिशाली लोग यहाँ आए होंगे। यह सोचकर आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई दिया। उसने शुरू में जाकर जांच करने का इरादा किया था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए वह झिझक रही थी। रहस्यमयी कन्या महल को छोड़कर और इसकी सुरक्षात्मक व्यूह को खोने के बाद उसे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने के परिणामों का डर था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में बहुत से लोग उसकी सुंदरता के लालची हैं। पहले उसकी ताकत ने उन्हें लापरवाही से काम करने से रोक दिया था। अब गंभीर रूप से घायल और कमजोर होने पर यदि वह गुप्त उद्देश्यों वाले किसी व्यक्ति के हाथों में पड़ गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
हालांकि सुंदर महिला को स्थिति के बारे में अत्यधिक संदेह था, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने जांच करने नहीं जाने का फैसला किया। पूर्वी सागर, रहस्यमयी कन्या, महाद्वीप के निकट अनूप नागवंश के 5 अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का नेतृत्व करके नागवंश में वापस उनकी यात्रा पर ले जा रहा था। अचानक अनूप ने पूर्व की ओर ऊपर की ओर देखा। दूर क्षितिज में एक भयानक विशाल बाघ की आकृति अचानक प्रकट हुई। इतनी दूर से भी वह अभी भी उस विशाल बाघ की भयानक आभा महसूस कर सकता था। उस अतुलनीय रूप से भयानक आभा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह देखकर अनूप पूरी तरह से हैरान रह गया। इस विशाल बाघ की उत्पत्ति क्या थी? इसकी आभा उसके रक्त रेखा पर ऐसा भयानक दबाव कैसे डाल सकती है? वह एक नाग था, राक्षस जाति के बीच सबसे शक्तिशाली रक्त रेखाओं में से एक। वह किसी अन्य राक्षस जानवर की आभा के दबाव के अधीन कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसने दिव्य नाग के 9 रूपों की साधना की थी। अपने शरीर को एक दिव्य नाग के शरीर में बदल दिया था, जिससे वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक बन गया। ऐसा राक्षस जानवर कैसे हो सकता है जिसकी रक्त रेखा उससे बेहतर हो? दूर क्षितिज पर विशाल बाघ को देखकर अनूप का चेहरा आश्चर्य और सदमे से भर गया। चलो चलते हैं, चलो एक नजर डालते हैं। लंबे समय तक सदमे के बाद अनूप ने अपना हाथ हिलाया और अपने बगल में अष्टम विपत्ति लोक के 5 नाग योद्धाओं से कहा, युवा गुरु, ऐसा लगता है कि वहां एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध में उतार चढ़ाव को देखते हुए दोनों पक्ष कम से कम नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। क्या हमारे लिए इस तरह से भागना उचित है? अनूप के शब्द सुनकर अष्टम विपत्ति लोक के एक नाग योद्धा ने झिझकते हुए कहा। हालांकि उनका युवा गुरु बहुत मजबूत था और उसने एक बार नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ बिना हार के लड़ाई लड़ी थी। इस तरह के अशांत जल में लापरवाही से उतरना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। यह झांत होना चाहिए कि नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बीच ताकत का अंतर महत्वपूर्ण था। क्या होगा यदि नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ जिसका वे सामना करते हैं उनमें से सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हो? क्या वे सिर्फ अपनी जान नहीं गंवा रहे होंगे? बहुत बकवास। मुझे विश्वास नहीं है कि इस पूर्वी सागर क्षेत्र में कोई भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। यह सुनकर अनूप ने ठंडी आह भरी। अष्टम विपत्ति लोक के नाग योद्धाओं ने असहाय महसूस करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। नागवंश के युवा गुरु के रूप में अनूप निस्संदेह अत्यंत अभिमानी थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह गंभीरता से लेता था। खासकर पूर्वी सागर क्षेत्र में वह और भी अधिक निरंकुश था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें उनका नागवंश नाराज नहीं कर सकता। यदि उनका सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो निडर हैं और उनके नागवंश से नहीं डरते हैं तो वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन अब अनूप स्पष्ट रूप से सलाह नहीं सुनेगा। यद्यपि वे अत्यंत असहाय थे, वे केवल अनूप का अनुसरण कर सकते थे और उस दिशा की ओर बढ़ सकते थे। हालांकि जैसे ही वे उस दिशा में जा रहे थे, दूर क्षितिज पर वह भयानक गगनचुंबी बाघ अचानक गायब हो गया। यहां तक कि वहां लड़ाई के उतार चढ़ाव भी अचानक रुक गए। ये देखकर अष्टम विपत्ति लोक के नाग जाति के विशेषज्ञ बहुत खुश हुए। युवा गुरु, वह गगनचुंबी बाघ गायब हो गया है, क्या हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए? अष्टम विपत्ति लोक के एक शक्तिशाली नाग ने जल्दबाजी में अनूप से पूछा। वह इस तरह के अशांत जल में उतरने के लिए अत्यंत अनिच्छुक था। चलते रहो। अनूप ने उस दिशा में देखा और कहा, भले ही लड़ाई रुक गई हो, हमें अभी भी जाना होगा और देखना होगा कि क्या चल रहा है। अनूप की जिद को देखते हुए अष्टम विपत्ति लोक के कई नागों के पास उसके साथ उस दिशा में उड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था वह अभी भी उनसे बहुत दूर था। उनकी गति पर भी उन्हें वहां पहुंचने में पूरे 1 दिन का समय लगा। हालांकि यह समुद्री क्षेत्र वीरान था, फिर भी युद्ध के भयानक झटके अभी भी बने हुए थे। अवशिष्ट दांववादी सच्चे सार की धाराएं समुद्र की सतह को हिलाती रहीं। यह स्पष्ट था कि पिछला युद्ध कितना भयानक रहा होगा। जैसे ही अनूप और उसका समूह युद्ध के मैदान में पहुंचा, सियान पोशाक में एक आकृति वहां चमकी और सियान पोशाक में एक बुजुर्ग आदमी समुद्र में दिखाई दिया। अनूप ने अपना सिर घुमाया और देखा कि नया आगंतुक सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का जयवर्धन था। एल्डर जयवर्धन। अनूप ने उसे देखते ही जयवर्धन को सिर झुकाया। हालांकि वह नाग वंश का युवा गुरु था, फिर भी उसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के एल्डर का अपमान करने का साहस नहीं किया। युवा गुरु अनूप, जयवर्धन ने झुककर अभिवादन किया। युवा गुरु अनूप, क्या आप जानते हैं कि यहां पहले किसने लड़ाई की थी? अभिवादन के बाद जयवर्धन ने अनूप की ओर देखा और पूछा। यद्यपि उसकी साधना अनूप की तुलना में बहुत अधिक थी, वह रहस्यमयी कन्या नगर से निकला था, जो अनूप की तुलना में इस समुद्र से बहुत दूर था। इसलिए यद्यपि वह तेज था, वह अनूप से एक कदम धीमा था। मुझे भी नहीं पता। अनूप ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी यहां पहुंचा हूं। यह सुनकर जयवर्धन ने भौहें सिकोड़ लीं। एल्डर जयवर्धन, क्या आपके कोई विचार हैं? अनूप ने जयवर्धन की ओर देखा और पूछा। इस लड़ाई में दोनों पक्ष अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। जयवर्धन ने चारों ओर देखा और सोच समझकर कहा, पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में शायद 10 से अधिक ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं जो इस स्तर तक पहुंच सकें। मैं तुरंत यह पता नहीं लगा सकता कि यहां कौन लड़ रहा है। दरअसल उसके मन में एक अनुमान था। इससे पहले उसने विराट और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को एक के बाद एक इस समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ते देखा था। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के एक एल्डर के रूप में वह उनके व्यक्तिगत झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनका अनुसरण नहीं किया। उसे पहले से जो पता था उसके आधार पर यह बहुत संभव था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और विराट यहां एक बड़ी लड़ाई में लगे हुए थे। लेकिन यह विचार उसके दिमाग में केवल एक अस्पष्ट अनुमान था, वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। आखिरकार यह अविश्वसनीय है कि केवल एक चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा विराट स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख जैसे नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से लड़ सकता है। इसके अलावा अभी इस समुद्री क्षेत्र से निकलने वाली भयानक जंगली आभा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख या विराट उत्सर्जित कर सकें। इसलिए जयवर्धन भी शंकाओं से भरा हुआ था। जयवर्धन की बात सुनकर अनूप भी चुप हो गया। उसने वास्तव में उस विशाल गगनचुंबी बाघ को देखा था जो पहले इस समुद्री क्षेत्र में दिखाई दिया था, लेकिन उसका जयवर्धन को इस बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। उस गगनचुंबी बाघ की उत्पत्ति क्या थी? अनूप भी शंकाओं से भरा था। जयवर्धन ने इस समुद्री क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाया, सावधानीपूर्वक युद्ध के निशानों का निरीक्षण किया, इससे पहले कि अनूप को विदाई दी और समुद्री क्षेत्र छोड़ दिया। इस अवलोकन के बाद उन्होंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक खोज भी की, अर्थात युद्ध के इन निशानों में अभी भी अमर शक्ति के निशान बाकी थे। इस खोज ने जयवर्धन को गहरा झटका दिया। अमरता की शक्ति, यह एक ऐसी शक्ति थी जो केवल अमर लोक के विशेषज्ञों के पास थी, महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के लिए पूरी तरह से अतुलनीय। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अमरता की शक्ति कैसे मौजूद हो सकती है? ऐसा सर्वोच्च विशेषज्ञ इस छोटे महाद्वीप पर कैसे उतर सकता है? लेकिन जयवर्धन ने जल्द ही अपने ही अनुमान को खारिज कर दिया।
असंभव, यह किसी अमरलोक के विशेषज्ञ का काम नहीं हो सकता। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो किसी अमरलोक के विशेषज्ञ का मुकाबला कर सके। यदि कोई अमरलोक का विशेषज्ञ हमला करता है तो एक पक्ष संभवतः एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ होगा। एकमात्र संभावना यह थी कि हमलावर के पास अमरता की शक्ति वाला खजाना था। फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। अमरता की शक्ति रखने वाले खजाने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अत्यंत दुर्लभ थे। पूरे महाद्वीप में शायद 10 से ज्यादा ऐसे खजाने नहीं थे। आज जो हुआ वह वास्तव में आश्चर्यजनक था। यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल, जो पूरे सुवर्ण भूमि महाद्वीप में फैला हुआ है, केवल व्यवसाय से अधिक काम करता है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है खुफिया जानकारी जुटाना। अपनी व्यापक उपस्थिति के कारण सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के पास अत्यंत कुशल खुफिया नेटवर्क है। पूरे सुवर्ण भूमि महाद्वीप में कोई अन्य बल खुफिया जानकारी जुटाने के मामले में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की तुलना नहीं कर सकता है। जयवर्धन के जाने के बाद अनूप भी इस समुद्री क्षेत्र से तेजी से निकल गया। आज की घटनाएं असाधारण थीं। उसे जल्दी वापस जाने और अपने पिता को बताने की जरूरत थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार और शार्दूल ने पूरे आधे महीने तक स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का पीछा किया। इस दौरान विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को पकड़ने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। हालांकि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख बहुत फिसलन भरा था और उसके रक्षात्मक वस्त्र गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र, जो कि नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र है, के साथ विराट उसकी सुरक्षा को भेदने और कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। विराट ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से टकराने के लिए गगनभेदी नौका का उपयोग करने पर विचार किया था, इस निकट अमर दिव्य अस्त्र से उसकी सुरक्षा को तोड़ने की उम्मीद में। दुर्भाग्य से हालांकि गगनभेदी नौका तेज थी, लेकिन इसमें चपलता की कमी थी। जब भी वह द्वीप प्रमुख की ओर नौका घुमाता, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख हमेशा अंतिम क्षण में चकमा दे जाता। एक नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख उन अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ राक्षसों से कहीं श्रेष्ठ था। उसकी गति और चपलता उन अष्टम विपत्ति लोक के मगरमच्छ राक्षसों से कई गुना अधिक थी। गगनभेदी नौका से उसे कुचलने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। आधे महीने की खोज के बाद एक दिन आगे समुद्र में अचानक एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। सटीक रूप से कहें तो यह एक महाद्वीप की तरह था, क्योंकि इसका आकार पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के बराबर था। शार्दूल, पीछा करना बंद करो। जैसे ही स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख इस द्वीप पर भाग गया, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शार्दूल को पुकारा, जो वह भी पीछा करने वाला था। मालिक, हम अब पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? शार्दूल ने हैरान होकर पूछा। आधे महीने तक पीछा करने के बाद हालांकि वे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उसका सच्चा सार स्पष्ट रूप से काफी कम हो गया था। आखिरकार नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक वस्त्र की पूरी शक्ति को बनाए रखना आसान नहीं था। यदि पीछा जारी रहा तो स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अंततः थक जाएगा और मारा जाएगा। यह स्वर्ण मगर द्वीप है, इस बूढ़े कमीने की मांद। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने विशाल महाद्वीप को देखा और कहा, उस बूढ़े कमीने ने शायद इस मांद में कई जाल बिछाए होंगे। अगर हम वास्तव में इस द्वीप पर जाते हैं तो शायद हम ही वह होंगे जिनका शिकार किया जा रहा होगा। पंचमकर संप्रदाय जैसी कमजोर शक्ति, जो स्वर्ण मगर द्वीप से बहुत कमजोर है, के भी अपने गढ़ में दुर्जेय सुरक्षा है, तो स्वर्ण मगर द्वीप की तो बात ही छोड़ दें। इसके अलावा स्वर्ण मगर द्वीप पर कई विशेषज्ञ हैं। वह और शार्दूल अकेले पूरे द्वीप का मुकाबला नहीं कर सकते, यहां तक कि उसके कई शक्तिशाली पुत्रों के साथ भी। विराट इस बात से भली भांति परिचित था। वह अहंकारी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख का लगातार पीछा किया था, यह सोचकर कि वह पूरे द्वीप की उपेक्षा कर सकता है। आखिरकार पुतलों के बिना वह द्वीप प्रमुख को अकेले नहीं हरा सकता था। पूरे द्वीप का मुकाबला करना तो दूर की बात है। मालिक, क्या हम उस बूढ़े कमीने को ऐसे ही जाने दे रहे हैं? शार्दूल ने कुछ अनिच्छा से पूछा। चिंता मत करो, उसे अभी कुछ और समय जीवित रहने दो, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम उसके भागने के डर के बिना बाद में उससे निपट सकते हैं। उनकी साधना की गति पर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को ताकत में पछाड़ने में देर नहीं लगेगी। एक बार जब शार्दूल षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर जाता है या उसका स्वर्ण नाग अवतार पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर जाता है, तो स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में आने का उसका मुख्य उद्देश्य सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में भाग लेना था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से मुकाबला एक दुर्घटना मात्र थी। विराट को स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख से निपटने की कोई जल्दी नहीं थी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के साथ उसका टकराव द्वीप प्रमुख की ताकत का आकलन करने और अपने स्वयं के वर्तमान स्तर की तुलना करने के बारे में अधिक था। विराट इस युद्ध के परिणाम से काफी संतुष्ट था। विशेष रूप से अमर दिव्य स्फटिक के साथ जड़े हुए नवम विपत्ति लोक के पुतले द्वारा शुरू की गई युद्ध शक्ति उसकी उम्मीदों से अधिक थी। ठीक है, विराट के शब्द सुनकर शार्दूल के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट जो भी कहेगा वह स्वाभाविक रूप से उसका पालन करेगा। उसके मालिक की बातें हमेशा सबसे सही होती थीं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय स्वर्ण मगर द्वीप के पास के पानी में एक एकांत द्वीप पाया, जहां उसने एक अंतर आयामी स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। इसके बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार और शार्दूल ने शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौटने के लिए इस अंतरायामी स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। स्वर्ण मगर द्वीप पर वापस भागने के बाद स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उम्मीद से पीछे मुड़कर देखा। अब अपनी मांद में वापस उसे बहुत उम्मीद थी कि मूर्ख बाघ और विराट पकड़ लेंगे। बाहर वह अकेला विराट और उस मूर्ख बाघ के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अपने क्षेत्र में वापस आकर उसके पास उन्हें मारने के 100 तरीके थे। दुर्भाग्य से उसने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन विराट और शार्दूल द्वीप पर नहीं दिखाई दिए। यह देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को निराशा की चुभन महसूस हुई। कितना चालाक छोटा जानवर है, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में उसका विराट से सामना हुआ था। शुरू में उसे लगा कि उसे सोना मिल गया है, कि उसे कोई ऐसी चीज मिल गई है जिसे वह बिना किसी प्रयास के खोज रहा था, और कि उसने उस प्राचीन नाग वंश के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर को इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से विराट के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत था। विराट से निपटना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। न केवल वह विराट को पकड़ने में विफल रहा था, बल्कि वह पूरी तरह से हार गया था। यदि उसने रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र, एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र, रक्षात्मक वस्त्र नहीं जीता होता, तो वह शायद वास्तव में विराट के हाथों में पड़ जाता। भाई, क्या हुआ? यह सुनकर कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख लौट आया है, एक चांदी के मगरमच्छ के सिर वाला एक विशाल व्यक्ति दौड़ता हुआ आया।
चांदी के मगरमच्छ के सिर वाला यह विशाल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वर्ण मगर द्वीप का उपद्वीप प्रमुख नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की पूरी तरह से अस्त व्यस्त उपस्थिति देखकर चांदी के मगरमच्छ के सिर वाला व्यक्ति आश्चर्य से पूछने से खुद को नहीं रोक सका, पूरे पूर्वी सागर में और कौन अपने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को इतना दयनीय बना सकता है? इसका उल्लेख भी मत करो, कितनी बुरी किस्मत है। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इस बार रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में मेरा सामना उस लड़के विराट से हुआ। मुझे लगा कि मुझे सोना मिल गया है, लेकिन कौन जानता था कि उस लड़के से निपटना इतना मुश्किल होगा। भाई, तुमने उस लड़के से लड़ाई की है? चांदी के मगरमच्छ के सिर वाले व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। हम स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैंने यह गगनभेदी बैंगनी स्वर्ण वस्त्र रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में नहीं खरीदा होता तो शायद मैं इस बार वापस नहीं आ पाता। बड़ा भाई, वह लड़का इतना शक्तिशाली है? क्या द्वितीय मकर ने यह नहीं कहा था कि वह लड़का मात्र चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा है? यह सुनकर चांदी के सिर वाले विशाल व्यक्ति ने गौर सदमे में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि द्वितीय मकर झूठ बोल रहा था? द्वितीय मकर झूठ नहीं बोल रहा था, वह लड़का वास्तव में मात्र चतुर्थ विपत्ति लोक का योद्धा है, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। हालांकि उस लड़के के पास 10 अत्यंत शक्तिशाली पुतले हैं, जिनमें से एक नवम विपत्ति लोक का पुतला है। केवल उस नवम विपत्ति लोक के पुतले की युद्ध शक्ति मेरी युद्ध शक्ति से कम नहीं है। इसके अलावा उन शक्तिशाली पुतलों के साथ साथ इस लड़के के पास एक बहुत ही भयानक मूर्ख बाघ भी है। वह मूर्ख बाघ भी नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ है? चांदी के सिर वाले विशाल व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, अगर वह मूर्ख बाघ नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ होता तो मैं आज वापस नहीं आता। यह केवल पंचम विपत्ति लोक का एक बाघ राक्षस है। पंचम विपत्ति लोक का बाघ राक्षस? यह सुनकर चांदी के सिर वाले विशाल व्यक्ति ने बड़े संदेह के साथ पूछा, पंचम विपत्ति लोक का बाघ राक्षस यह किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है? पंचम विपत्ति लोक का एक बाघ राक्षस, यहां तक कि उनके जैसा नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी शायद उसे एक उंगली से कुचल सकता है। दूसरे भाई, उस मूर्ख बाघ को कम मत आंको। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने उसकी ओर देखा और कहा, वह मूर्ख बाघ, यद्यपि उसकी साधना केवल पंचम विपत्ति लोक में है, उसकी युद्ध शक्ति संभवतः तुमसे कम नहीं है। इसके अलावा वह मूर्ख बाघ, हमें नहीं पता कि वह किस प्रकार का बाघ राक्षस है, लेकिन उसकी रक्त रेखा अत्यंत भयानक है। जब उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया तो उसने जो आभा छोड़ी वह इतनी मजबूत थी कि मैं भी इसका सामना नहीं कर सका। इसकी रक्त रेखा के दबाव में मैं अपनी आधी ताकत भी नहीं लगा सका। बड़े भाई, क्या आप कह रहे हैं कि उस मूर्ख बाघ की रक्त रेखा आपसे भी अधिक है? यह सुनकर चांदी के बालों वाला मगरमच्छ व्यक्ति और भी हैरान रह गया। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख आज जो खबर वापस लाया था वह वास्तव में विस्फोटक थी। उनका सबसे बड़ा भाई स्वर्ण मगर वंश के सदस्य के रूप में पहले से ही राक्षस जाति के बीच एक बहुत ही महान रक्त रेखा रखता था।